हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद। मेरा नाम है कीरत चौहान। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं हम लोग यहाँ कर रहे हैं जो हमारी बुक है दृष्टि आईएएस की क्विक बुक है, जिसमें हम भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था एंड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें चैप्टर नंबर 13 चला था। लास्ट पार्ट है इसका केंद्र राज्य संबंध की। यहाँ पे हम बात कर रहे थे, यानी कि सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। चलिए, इससे हट के अगर बात करें दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है आपकी या पीडीएफ रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप चाहें तो मेरा जो टेलीग्राम पेज है, चैनल है, उसको भी आप क्या कहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस, जितना हम कर चुके थे उससे आगे की हम यहाँ पे बात करेंगे। जैसे कि हमारा जो चल रहा था चैप्टर, उसमें हम केंद्र राज्य संबंध की बात करते थे। जो अब हम करने जा रहे हैं वो ये है आपका अंतर्राज्यीय परिषद, ठीक है, यानी इंटर स्टेट काउंसिल की बात करेंगे। उससे पहले गाइस, अगर आप लोग घटना चक्र की वीडियोस देखना चाहते हैं आरओ एआरओ के लिए या पीसीएस प्री के लिए या बीपीएससी के लिए, किसी के लिए भी, अगर आप घटना चक्र की वीडियो जो कि प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट या वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो आप चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहां पे जाइए। वहां आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अब मैं कोशिश करूंगी 2024 की जो पीडीएफ आई है, मतलब जो बुक आई है, उससे मैं दोबारा से कोशिश करूंगी कि मैं वापस से घटना चक्र की वीडियो बनाऊं। ठीक है, 2023 की है मेरे पास वक्त, तो मैं कोशिश करूंगी कि उससे बनाऊं। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों एक बात, कि अगर आप घटना चक्र के अलावा कुछ पढ़ना चाहते हो तो दृष्टि आईएएस की क्विक बुक मुझे लगता है अपने आप में सफिशिएंट है। इसे अगर आप कर लेंगे तो काफी कुछ हो जाएगा आपका। मतलब आपको बहुत ज्यादा नहीं जाना पड़ेगा। जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ और आपको लग रहा है इधर जो इस बुक में ना, जो ये मैं बुक करवा रही हूँ, इसमें कुछ भी कुछ मिसिंग सा मुझे नहीं लगा। और जहां तक करंट अफेयर्स की बात है उसके लिए आप घटना सार पढ़िए। मैं पीसीएस के लिए बात कर रही हूँ, मैं यूपीएससी की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, चलिए, जितना हम कर चुके थे उससे आगे की बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों में। जो भी ये बुक पढ़ना चाहते हैं, घटना चक्र की बुक पढ़ना चाहता है, उसे शेयर करेगा। एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगता है मेरा पढ़ाना। अच्छा लगता है कमेंट में बताइए, कोई कमी है तो वो भी कमेंट करके बताइएगा जरूर। चलिए, यहाँ पे हम बात करते हैं अंतरराज्यीय परिषद यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल की। देखिए, इसका जो मुख्य कार्य क्या है, ये क्या करते हैं, केंद्र और राज्य के जो आपसी विवाद है ना उसको सुलझाने का काम करता है और विभिन्न राज्यों के समान हित के मुद्दे पर उचित कार्य योजना बनाना और उनके प्रति सहमति कायम करना। मतलब ये समझ लीजिए कि सभी राज्यों को राज्यों की समान हित की बात हो, एक बात। दूसरा है जो केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है वो अच्छे बने रहे, या इनके बीच जो विवाद है उसको निपटाने का काम यहाँ पे होता है अंतर्राज्यीय परिषद में। ठीक है, संविधान का आर्टिकल 263 में क्या कहा है कि यदि राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना से लोकहित यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट की सिद्धि होगी तो वह अपने आदेश द्वारा ऐसी परिषद की स्थापना कर सकेगा और उसके द्वारा पूरा किए जाने वाले कर्तव्यों की प्रकृति और क्या है परिषद के संगठन व प्रक्रिया को परिभाषित कर सकेगा। मतलब ये काम कौन कर रहा है अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का, वो कर रहा है हमारा राष्ट्रपति। जब उसको लगता है कि इसकी जरूरत है तो वो यहाँ पे अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करेगा, आर्टिकल 263 राइट के तहत। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस, यहाँ देखिए क्या लिखा है, आर्टिकल 263 के तहत क्या होता है, अंतर्राज्यीय परिषद कर्तव्य जो ये क्या इसके कर्तव्य क्या है, देखिए, राज्यों के बीच जो विवाद है उसकी जांच करना, सलाह देना अपनी। ठीक है, दूसरा, केंद्र और एक या एक से अधिक राज्य के समान हित से संबंधित जो विषय है उसका क्या है, अन्वेषण या उस पर विचार विमर्श करने का काम ये करेगा। ठीक है, फिर से ऐसे किसी विषय पर सिफारिश करना या विशिष्ट विशिष्टता नीति या कार्रवाई के अधिक अच्छे समन्वय के लिए सिफारिश करना। ठीक है, मतलब ये समझ लीजिए कि सबको ठीक करने का काम करेगा, केंद्र राज्य के बीच या राज्यों के बीच। ठीक है, बराबर रखने का काम करेगा, हित में बात करेगा, सबके हित में बात करेगा। तो इसलिए हमारे पास है अंतर्राज्यीय परिषद। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसमें क्या परिषद का गठन और वर्तमान स्थिति की बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए गठन की बात करें तो इसमें लिखा है कि जो 1990 है, हमने पढ़ा था सरकारी आयोग, तो 1990 को सरकारी आयोग की सिफारिश के तहत जनता दल की सरकार थी। देखिए 91 में आ जाती है दूसरी सरकार यानी कि कांग्रेस की, लेकिन उससे पहले जनता दल की सरकार थी। ठीक है, तो सरकारी आयोग की सिफारिश पर जनता दल सिफारिश के तहत जनता दल सरकार ने क्या किया कि एक अध्यादेश, ये कौन करता है पारित, अध्यादेश कौन लाता है, राष्ट्रपति। तो अध्यादेश के माध्यम से क्या है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया। लेकिन क्या होता है 1996 में केंद्र की राजनीति में गठबंधन का स्थायी दौर शुरू हुआ। ठीक है,
यानी गाइस ये समझिए कि अभी तक गठबंधन वाली सरकार कब आई है? कांग्रेस को छोड़ के जब भी सरकार आती है ना, तो गठबंधन वाली आती है। तो देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 1990 जनता दल की सरकार थी, 19 हम मान लेते हैं 1987 से लेकर 90 तक की कहानी, ठीक है? तो यहाँ कांग्रेस नहीं थी। फिर देखिए 91 से लेकर 95 या 96 कह लीजिए तो यहाँ पे आ जाती है कांग्रेस की सरकार। और 96 से अगर हम बात करते हैं 2003 तक की बात करते हैं अगर गाइस 1996 से 2003 की तक की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आ रही है? गठबंधन। हालाँकि गिर जाती है सरकार जल्दी फटाफट गिर जाती है, पूरे 5 साल कंप्लीट नहीं करती है, 1-2 साल में गिर जाती है। हालाँकि ये दौर जो है गठबंधन वाली सरकार का था, यही बात इसने अभी तक कही है, ठीक है। अब देखिए चूँकि परिषद की माँग क्या है राज्यों और क्षेत्रीय दल जो होते हैं, उनके द्वारा ही की जा सकती थी, ठीक है। मतलब इस परिषद की माँग कौन कर रहा था? राज्य कर रहे थे, क्षेत्रीय दल कर रहे थे। इसलिए क्या है स्वाभाविक तौर पर क्या है, इस दौर में परिषद बहुत जो है सक्रिय रही। कौन-सा दौर? कि जब गठबंधन वाली कहानी चली थी तब। अब इसने कहा कि 1997 में क्या होता है, यहाँ पे भी गठबंधन की सरकार 1997 में में परिषद ने तय किया क्या कि केंद्र और राज्य के बीच जो है राजस्व के वितरण की नई प्रणाली लागू की जानी चाहिए जिसमें जो है वर्ष 2000 में 80वें संविधान संशोधन द्वारा क्या है मूर्त रूप दिया गया। मतलब यहाँ पे क्या कहा 1997 में कांग्रेस की सरकार तो थी नहीं तो अब ये तय हुआ कि केंद्र और राज्य के बीच में जो राजस्व राजस्व का वितरण यानी कि जो पैसे का वितरण किस तरह से होना चाहिए, इसकी नई प्रणाली लागू की जाए। और क्या होता है कि सन 2000 में क्या होता है ना कि 80वां संविधान संशोधन होता है, उसमें ऐसा हो जाता है, जो इसमें कहा भी। इस लाइन में जो कहा वैसा कुछ हो जाता है, नई प्रणाली आ जाती है। वर्तमान में क्या होता है, अंतर्राज्यीय परिषद कार्यरत है और इसका गठन वैसे ही है, जैसा 1990 में निर्धारित किया गया था। जैसा कि राष्ट्रीय जनता दल सरकार ने किया था, वैसे ही अभी वर्तमान में चल रहा है। अब इसमें लिखा है अंतर्राज्यीय संबंध मतलब इंटर स्टेट रिलेशनशिप की बात करें तो यहाँ लिखा है कि भारतीय संविधान में अंतर्राज्यीय संबंधों के लिए अंतर्राज्य देखिए गाइस इंटर एक होता है इंट्रा स्टेट इंट्रा लिखा होगा इंट्रा तो गाइस इंट्रा का मतलब होता है एक राज्य के अंदर की बात हो रहा है सिर्फ एक राज्य के अंदर की स्टेट के अंदर जब लिखा हो इंटर इंटर स्पेलिंग से अब थोड़ा सा वो करिएगा इंटर में होता है बहुत सारे राज्यों के आपसी संबंधों की बात हो रही है ठीक है इंट्रा में एक और इंटर में सारे राज्यों के ठीक है अब इसमें लिखा है भारतीय संविधान में अंतर्राज्यीय संबंधों के लिए क्या है अलग से कोई भाग नहीं है कोई अध्याय नहीं है मतलब संविधान में ऐसा कुछ नहीं है बल्कि विभिन्न भागों के अलग अलग अनुच्छेदों में इस विषय से जुड़े उपबंध हैं ठीक है मतलब अंतर्राज्यीय संबंध के बारे में वैसे तो कहीं नहीं लिखा है लेकिन बहुत सारे ऐसे भाग हैं जहां पे इसके बारे में कुछ कुछ आर्टिकल्स हैं जैसे जैसे आपका संविधान का 11वां भाग इसमें अगर हम बात करें 263 तो इसमें क्या है इसमें इंटर स्टेट काउंसिल से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं तो बताए संविधान में कहाँ लिखा है ठीक है तो भाग 11 में आर्टिकल 263 में इंटर स्टेट काउंसिल की बात कही दूसरे से का फिर वही भाग 11 में 262 में क्या है नदी जल विवाद से संबंधित उपबंध का प्रावधान करता है ये इंटर स्टेट रिलेशनशिप नदी एक ही राज्य से होकर नहीं गुजरती बहुत सारे तो उसके लिए परिषद की आवश्यकता की बात है या इसका प्रावधान किया गया है तो इसी भाग में कौन सा भाग 11वां तो इसी भाग में क्या होता है आर्टिकल 261 में विभिन्न राज्यों को एक दूसरे की प्रशासनिक न्यायिक कार्रवाई को वैधता प्रदान करने के लिए निर्देश देता है तो अंतर्राज्यीय संबंधों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है इसे फिर लिखा है संविधान का भाग 12 आर्टिकल 301 से 7 विभिन्न राज्यों के बीच के आपसी व्यवहार और वाणिज्य से संबंधित प्रावधान है तब भी हम इंटर स्टेट की बात करेंगे क्योंकि एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहा है भाग 5 की बात करें तो आर्टिकल इसमें है 131 इसमें क्या है सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिकता के अंतर्गत विभिन्न राज्यों के मध्य होने वाले जो कानूनी मतभेद हैं उसका समाधान करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को दी गई है ठीक है विभिन्न राज्यों के मध्य जो होने वाले कानूनी मतभेद है उसकी शक्ति उसका समाधान करने की शक्ति किसके पास है सर्वोच्च न्यायालय के पास है ठीक है इसमें लिखा है अन्य संस्थाएं बात करें जो केंद्र और राज्य के संबंधों को प्रभावित करती हैं मतलब देखिएगा यहाँ पे अगर हम बात करें देखिए अन्य संस्थाएं जो ये जो है राज्य और केंद्र के संबंध है उसको प्रभावित करती है मैं आपका जोनल काउंसिल भी हो जाता है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल भी आ जाता है तो ये दो भी याद रखिएगा इस एक जोनल काउंसिल यानी कि क्षेत्रीय परिषद होता है पूर्वोत्तर परिषद क्षेत्रीय परिषद दोनों इंपॉर्टेंट है रट लीजिए याद कर लीजिए चलिए इनसे भी इंटर स्टेट रिलेशनशिप की वहां पे बात करते हैं
अब देखिए एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। क्या है अंतरराज्यीय नदी जल विवाद? देखिए नदी एक राज्य में नहीं रहती है, वो बहुत से राज्यों से होते हुए कहीं समुद्र में गिर रही होती है। तो वो सारे राज्य जो है ना कहीं न कहीं कहते हैं कि ये नदी से कितना जल कहाँ आना चाहिए या कहाँ पे बाँध बनना चाहिए या इससे विवाद हो जाता है। ठीक है? तो मान लीजिए एक राज्य ये है, एक राज्य ये है, नदी ऐसे करके बह रही है, यहाँ पे इसने बाँध बना दिया तो ऑब्वियसली यहाँ पे पानी की प्रॉब्लम अगर आने लगेगी तो ये किसकी वजह से आई? इस बाँध की वजह से और ये राज्य है किसी और का, तो अब यहाँ पे विवाद उत्पन्न होने लग सकता है। ऐसा कुछ हो सकता है। चलिए पढ़ते हैं। देखिए संविधान का आर्टिकल है 262 इसके 2 खंड है 262 1 एंड 2। इसमें अंतर्राज्यीय नदी विवाद के समाधान से संबंधित उपबंध है। मतलब इस विवाद के संविधान से संबंधित उपबंध आपके आर्टिकल 262 1 2 में है। अब इसने लिखा है 262 1 में क्या है कि संसद विधि द्वारा अंतर्राज्यीय नदी के जल वितरण जैसे मुद्दे के न्याय निर्णय के लिए विशेष अधिकरण गठित करने की शक्ति होती है। मतलब इसने कहा अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, मतलब जो ये किसकी जल वितरण की कितना जल कौन सा राज्य लेगा, तो इसके इसको सॉल्व करने के लिए संसद के पास शक्ति है कि वो कोई अधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल इसका गठन कर सके। कौन सा आर्टिकल 262 1 के तहत। ठीक है, फिर 262 2 में देखो क्या लिखा है। तो यदि संसद ने संसद विधि में ये निर्दिष्ट कर दे कि कोई न्यायालय उस मुद्दे से संबंध में अपनी अधिकारिकता का प्रयोग नहीं करेगा, उच्च न्यायालय सहित सर्वोच्च न्यायालय भी उस अधिकरण की कार्यवाही में हस्तक्षेप या उसके निर्णय का न्यायिक पुनर्वलोकन नहीं कर सकता। मतलब इसने कहा जो ये आपका अंतर्राज्यीय नदी परिषद है ना, तो उसमें क्या है जो भी निर्णय होता है, जो भी अधिकरण है, आपका अधिकरण कहाँ लिखा है इस, तो अधिकरण है उसमें देखिए इसने सीधे-सीधे बोल दिया कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, न्यायिक पुनर्वलोकन नहीं करेगा। ठीक है, ये आर्टिकल 262 2 में लिखा हुआ है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ लिखा है संसद द्वारा इस संबंध में क्या है 1956 में 2 अधिनियम आए थे। ठीक है, एक है नदी बोर्ड अधिनियम 1956 और एक आया था अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956। मतलब इस वाले में ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इसमें ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर, ठीक है, मतलब न्यायिक पुनर्वलोकन नहीं करेगा। जो अधिकरण है वो ट्रिब्यूनल है या जो परिषद है वो जो भी निर्णय दे देगी वैसा मान लिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए नदी बोर्ड अधिनियम, अब यहाँ पे हमने जो अधिनियम देखे इसके लिए आए 1956 में नदी बोर्ड अधिनियम 1956। दूसरा अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं नदी बोर्ड अधिनियम क्या कह रहा है। इतना नहीं पूछते हैं इस पीसीएस में। देखिए ऐसे बोर्ड का गठन क्या है, केंद्र सरकार संबंधित राज्यों के निवेदन पर करती है। मतलब अगर कोई राज्य सपोज कि विवाद चल रहा है किसी किन्हीं 2 या 2 से अधिक राज्यों में, ठीक है, एक राज्य में तो कभी नहीं चलेगा, एक से ज्यादा में ही चलेगा ऑब्वियसली नदी के लिए। सो अगर कोई विवाद चल रहा है तो क्या होगा कि केंद्र सरकार क्या करेगी, राज्य अगर निवेदन करता है तो नदी बोर्ड अधिनियम के तहत ऐसे बोर्ड का क्या करेगी, गठन करेगी। राइट, अब इसे का बोर्ड का प्रमुख कार्य क्या है, निम्नलिखित विषयों पर राज्य को सलाह देना। कौन से विषय पर राज्य को ये सलाह देगा? पहला, अंतर्राज्यीय नदी से जुड़े जो जल संसाधन है उसका अनुकूलतम उपयोग, संरक्षण, नियंत्रण करने का उपाय। मतलब जो पानी है या जो जल संसाधन है जहां से भी जल आ रहा है उसका ठीक तरीके से आप उपयोग करें, उसका संरक्षण करें, उस पर नियंत्रण करें। ठीक है, तमीज से करें सब कुछ। बाढ़ नियंत्रण के उपाय के बारे में भी बताएगा ये। ठीक है, बोर्ड ये बताएगा कि किस राज्यों को बताएगा, जिन भी राज्य से वो नदी बह रही होगी उसको। फिर इसमें लिखा है जल विद्युत उत्पादन की संभावनाएं कितनी है। सपोज कि कावेरी रिवर बह रही है, कावेरी, ठीक है, तो इससे बता सकता है, बोर्ड बताएगा कि भैया इससे आप जल विद्युत का उत्पादन किस तरीके से कर सकते हैं, कितनी संभावना है करने की। नदी जल में प्रदूषण रोकने के उपाय भी बताएगा। वृक्षारोपण या अन्य गतिविधियों से मृदा का जो संरक्षण होता है ना उसको रोकने के उपाय भी बताएगा। फिर इसने कहा जल परिवहन का विकास और उसका नियंत्रण। फिर से उपरोक्त विषय से संबंधित जो योजनाएं हैं उसे बनाना, उसकी जो है प्रगति का मूल्यांकन करना, ये भी वही बोर्ड काम करेगा। ठीक है, उसका मूल्यांकन करेगा, योजना बनाएगा, ये भी वही। अब देखिए यहाँ पे दूसरा अधिनियम क्या था, यहाँ पे लिखा था अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956। अच्छा, इस जगह यदि 2 या 2 से अधिक राज्य किसी अंतर्राज्यीय नदी के जल से संबंधित विषय पर सहमति नहीं बना पाते तो विवाद के समाधान के लिए यह अधिनियम क्या करता है, केंद्र सरकार को शक्ति देता है वे अधिकरण का गठन करे। समझिए, ये है हमारा भारत, ये है आपके पास कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु,
ऊपर आ जाता है हमारे पास एपी आंध्र प्रदेश। यहाँ से ऐसे करके नदी बह रही है, कावेरी रिवर, हमने कह दिया, ठीक है। अब इसने कहा तीन तीन राज्यों में चल रहा है हिसाब किताब है, कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु में, राइट। अब विवाद है। अब इसने कहा कि विवाद कहाँ पे आ रहा है कि अ, जल से संबंधित अगर इन राज्यों में जल बह रहा है, उससे संबंधित अगर विषय पर सहमति तीनों राज्यों में नहीं बन पा रही अगर, तो इसके समाधान के लिए क्या होता है ना, केंद्र में जो संसद होती है, संसद को इतनी शक्ति दे दी गई है, ये अधिनियम ये शक्ति दे देता है कि वो इस समाधान के उपाय की मतलब इस समाधान मतलब इस ये जो प्रॉब्लम है उसके उपाय के लिए एक अधिकरण का गठन कर सके। अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल का गठन कर सके संसद, ठीक है। फिर जो ये ट्रिब्यूनल यानी कि अधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय क्या होगा, राजपत्र यानी कि गैजेट में प्रकाशित होने के बाद संबंधित राज्य के निर्णय मानने के लिए, देखिए अब जो भी ट्रिब्यूनल फैसला या निर्णय दे देता है वो राजपत्र में प्रकाशित हो जाता है। उसके बाद राज्य क्या हो जाएगा, बाध्य हो जाएगा कि उसको जो है ना इस अधिकरण का निर्णय मानना ही है। सरकारी आयोग की सिफारिश के बाद क्या होता है, 2002 में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 में संशोधन कर निम्नलिखित प्रावधान शामिल किए गए जो वर्तमान में यथावत है। मतलब इसने कहा सरकारी आयोग की सिफारिश के बाद क्या होता है, 2002 में जो ये अधिनियम है यानी कि ये जो कानून है उसमें संशोधन हुआ। अब संशोधन क्या हुआ इसकी बात करते हैं। देखिए क्या हुआ संशोधन, यहाँ लिखा है राज्य से शिकायत प्राप्त होने पर केंद्र सरकार 1 वर्ष के अंदर क्या करेगी, ट्रिब्यूनल का गठन कर देगी। अगर राज्यों में राज्य शिकायत कर दे, ठीक है, तो अब सरकार क्या करेगी, 1 वर्ष के अंदर ही ये जो ट्रिब्यूनल है उसका गठन कर देगी। अधिकरण शिकायत प्राप्ति की तिथि से, अब ये ट्रिब्यूनल का गठन हो गया। अब ये जब भी शिकायत प्राप्त हुई हो उसकी तिथि से 3 वर्ष के भीतर अपना निर्णय दे देगा, मतलब 3 महीने के अंदर अपना निर्णय देगा। केंद्र सरकार विशिष्ट परिस्थितियों में यह समय सीमा अधिकतम 2 वर्ष के लिए बढ़ा सकेगी। मतलब जो ट्रिब्यूनल बना है उसको अगले 3 साल में निर्णय दे देना है। सपोज नहीं दे पाए तो 2 साल को और 2 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है, यानी कि केंद्र सरकार अगले और 2 साल का समय जो है ट्रिब्यूनल को दे देंगे। अस्पष्ट निर्णय की स्थिति में प्रभावित राज्य 3 महीने के अंदर केंद्र और राज्य सरकार अधिकरण को इस संबंध में आवेदन दे सकेगी। मतलब अगर जो निर्णय आया है वो अस्पष्ट है तो जो 3 महीने के अंदर क्या होगा, केंद्र या राज्य सरकार ये अधिकरण को इस संबंध में क्या देगी, आवेदन देगी। अधिकरण का निर्णय राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के समान क्या है, प्रभाव रखेगा। मतलब अब भैया अब तो मानना ही है, मतलब ये अधिकरण वैसा ही हो जाएगा जैसे सुप्रीम कोर्ट कह देता है वो मानना पड़ता है, वैसे ही अधिकरण जो कह देगा मानना पड़ेगा। कब, जब इसका निर्णय राजपत्र में प्रकाशित हो जाएगा तब। केंद्र सरकार राज्य द्वारा नदी से संबंधित प्राप्त सूचनाओं के आधार पर क्या है, एक डेटा बैंक बनाएगी। ठीक है, फिर केंद्र सरकार किसी अधिकरण के निर्णय को लागू कराने के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना करेगी। अब जो अधिकरण ने निर्णय दिया है उसको लागू कराना है तो क्या बनाया जाएगा, एक अथॉरिटी की स्थापना होगी। कौन करेगा, केंद्र सरकार, इसके निर्णय को लागू कराने के लिए। सन 2002 से पहले क्या होता है, किसी भी जल विवाद अधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय को क्या है, बदला नहीं जा सकेगा। ठीक है, मतलब सन 2002 से पहले जो किसी अधिकरण ने क्या करा, निर्णय दिया था उसको हम नहीं बदल सकते, सन 2002 से पहले वाले। चलो नोट देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। इसने लिखा है केंद्र सरकार ने सभी अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों को निपटाने के लिए एक ही स्थायी अधिकरण गठित करने का फैसला किया। मतलब क्या है, बार बार हम नहीं कोई अधिकरण बनाएंगे, एक स्थायी अधिकरण यानी कि एक स्थायी ट्रिब्यूनल बना देंगे, वही ये सारे विवाद देखेगा। केंद्र ने इसके साथ जरूरत के हिसाब से विवादों पर गौर करने के लिए कुछ पीठ स्थापित भी की है, मतलब इसका भी प्रस्ताव रखा है। हालांकि ये विशेष पीठ अधिकरण के विपरीत विवाद सुलझाने के बाद क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। मतलब इसने कहा जो अधिकरण तो है स्थायी बना देंगे, लेकिन अब उसकी हेल्प के लिए यहाँ पे पीठ आ जाएगी। पीठ क्या है, जैसे ही वो विवाद सुलझ जाएगा वो अस्तित्व में नहीं रहेगी, यानी कि समाप्त हो जाएगी। सरकार ऐसी व्यवस्था हेतु अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 में संशोधन करेगी। बस, तो ऐसा अभी तक कुछ नहीं है गाइस जो आप लोग को ना समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी तक गठित नदी जल विवाद अधिकरण की बात करते हैं। देखिए 1969 से कहानी चल रही है। तो देखिए कृष्णा जल विवाद अधिकरण की अगर हम बात करें, कृष्णा नदी कहाँ बहती है, साउथ में बहती है। तो कहीं महाराष्ट्र से होती हुई बहती हुई ऐसे करके आती है और कहा बंगाल, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ठीक है, तो इसमें देखिए कौन कौन से राज्य शामिल हो जाते हैं। यहाँ पे है कर्नाटका, यहाँ पे है आंध्र प्रदेश
और ये हो गया आपका महाराष्ट्र। तो ये 3 राज्य इसमें शामिल हो गए। विवाद चल रहा होगा, इसलिए अधिकरण बन गया। गोदावरी जल विवाद देखिएगा, इस यहाँ पे 1969 की कहानी है ये भी। तो इसमें क्या है, तो इसमें अगर मैं बात करूँ तो देखिए कौन-कौन से राज्य आ जाते हैं। यहाँ से महाराष्ट्र से गोदावरी निकली। महाराष्ट्र से आप लेके चलिए तो इसके बाद आता है यहाँ पे एमपी, एमपी के बाद यहाँ उड़ीसा मान लेते हैं, यहाँ पे कर्नाटका मान लेते हैं और यहाँ पे आंध्र प्रदेश मान लेते हैं। तो ये रहे आपके 5 राज्य जिसमें विवाद चल रहा है, ठीक है? ये है गोदावरी का। नर्मदा जल विवाद देखिएगा, इस 1969 की कहानी है ये भी। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं कौन-कौन से, देखिए नर्मदा एमपी से निकल रही है, नर्मदा रिवर। फिर इसके बाद यहाँ पे एमएच महाराष्ट्र, यहाँ थोड़ा-सा गुजरात वाला एरिया ले लीजिए और यहाँ राजस्थान वाला एरिया। तो इन 4 राज्यों में इसका विवाद चल रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। रावी और ब्यास जल विवाद अधिकरण की बात करते हैं। रावी और ब्यास पे बात करते हैं। तो गाइस अब हम ऊपर पहुंच जाते हैं थोड़ा-सा। ठीक है, तो देखिए रावी नदी की बात करते हैं और ब्यास की बात करें अगर तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ गया आपका पंजाब, हरियाणा, ठीक है? उसके बाद ये राजस्थान है। तो यहाँ हो गया इसका पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की कहानी। ठीक है, आप समझ रहे होंगे क्या मैंने मैप बनाया है। एकदम अच्छा नहीं बनाया लेकिन मैंने ठीक है ऑलमोस्ट बना लिया आपके लिए। तो ये रहा आपका रावी व्यास का एरिया। फिर उसके बाद हम आते हैं कावेरी जल विवाद। बिल्कुल नीचे आ जाइए अब वापस से। तो देखिए इसमें क्या है, यहाँ से निकल रही है कर्नाटका, केरल यहाँ ले लीजिए, तमिलनाडु यहाँ ले लीजिए और छोटा सा पुडुचेरी यहाँ पे है। तो ये हो गई आपकी कावेरी का है जल विवाद के लिए, ठीक है? फिर द्वितीय कृष्णा जल विवाद, तो ये तो वही रहेंगे ना, राज्य तो नहीं बदलेंगे। 2004 की कहानी। वंशधारा जल विवाद की बात करें तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। कहाँ पे है उड़ीसा, कहाँ है आंध्र प्रदेश में, ये 2010 की कहानी है। तो गाइस यहाँ पे है उड़ीसा, उड़ीसा के नीचे है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है? फिर है इसमें महादाई मांडवी, मांडवी जल विवाद की अगर बात करें तो ये कहाँ पे, गोवा की बात करेंगे। मांडवी जब 2010 की कहानी है। तो यहाँ पे है आपका गोवा, कर्नाटका और यहाँ ऊपर रहता है महाराष्ट्र, ठीक है? एकदम तो मैं वहां नहीं बना रही हूँ लेकिन हाँ आप मैप में देखेंगे आपको यहाँ मिल जाएगा। तो ये 3 राज्यों की कहानी है। आगे बढ़ते हैं गाइस। अब इसमें लिखा है संवैधानिक संस्थाएं। संविधानिक संस्थाएं क्या होती है, जो संविधान के इतर होती है, जिसका जिसका जो जिक्र है आप संविधान में नहीं देखते हैं, उसके बाद बनी हुई। एक होती है, हमने अभी देखा था क्षेत्रीय परिषद, एक है पूर्वोत्तर परिषद, ठीक है? यानी कि एक हो गया जोनल काउंसिल, एक हो गया नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, ठीक है? क्षेत्रीय परिषद देखते हैं भैया क्या है। तो इसमें लिखा है इस परिषद का जो उद्देश्य है क्या है, विभिन्न राज्यों के मध्य जो है आपके पारस्परिक संवाद। देखिए ये भी इंटर इंटर स्टेट इंटर सॉरी जो आपका केंद्र राज्य संबंधों को ठीक करने के लिए है, ठीक है? और क्या होता है राज्यों के लिए है, ठीक है? ये वाली जो है राज्यों के लिए, राज्यों के बीच विवाद को खत्म करने के लिए। तो देखिए इसका उद्देश्य क्या है, राज्यों के मध्य जो पारस्परिक संवाद है उसको कायम रखना, मतलब ठीक ठाक बात चलती रहे। राज्यों के जो आपसी विवाद है उसको सुलझाने का काम ये करती है, क्षेत्रीय परिषद करती है। संवैधानिक निकाय नहीं है ये, क्यों संविधान में इसका जिक्र नहीं है, ठीक है? इसका गठन संसद के अधिनियम के तहत हुआ है, कानून बनाकर हुआ है इसका गठन। क्या है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 का जो भाग 3 है इसके माध्यम से जो है इसका गठन हुआ है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 का भाग 3 इसके आधार पर हुआ है इसका गठन, किसका, क्षेत्रीय परिषद का। पूरे देश में जो देश को हम 5 क्षेत्रों में बांट देते हैं। चलो देखें कौन कौन से 5 क्षेत्र हैं भैया। तो ये रहे आपके 5 क्षेत्र। चलो एक तो हो गया उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, एक हो गया केंद्रीय, एक हो गया पूर्वी, पश्चिम और दक्षिण। मतलब ऐसा समझिए कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद, ठीक है? तो जो आपकी उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की अगर हम बात करें तो गाइस ये जो इसका मुख्यालय है वो क्या है, नई दिल्ली हो जाएगा। अब इसमें कौन कौन से राज्य या संशासित प्रदेश शामिल है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए गाइस जब आप भारत का ऐसे करके मैप बनाते हैं कुछ, ठीक है? एकदम तो मैं वैसा नहीं बना पाऊंगी लेकिन हाँ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक ठाक बन ही रहा है, मतलब आप समझ जाएंगे, इतने आप अनाड़ी नहीं है, ठीक है? ठीक है। तो देखिए जो आपका उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बात करें तो इसमें क्या आ जाता है आपका, ये हो गया थोड़ा सा जम्मू कश्मीर, ठीक है? फिर इसमें आ जाएगा हिमाचल प्रदेश, फिर यहाँ पे आपका पंजाब आ जाएगा, यहीं पे हरियाणा आ जाएगा, यहाँ पे राजस्थान आ जाएगा, फिर आपका यहीं पे दिल्ली आ जाएगा और यहीं कहीं गुचू मुचू आप देख लीजिए चंडीगढ़ आ जाएगा, ठीक है? फिर मतलब ये हो गया उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में आता है और उसका मुख्यालय नई दिल्ली है, ठीक है?
उसके बाद केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज है। तो इसमें कौन सा उत्तर प्रदेश आ जाएगा, ये वाला उत्तराखंड आ जाएगा। फिर आपका इसके इधर है मध्य प्रदेश आ जाएगा। फिर उसी के पड़ोसी है, मतलब इसी का छोटा बच्चा है, छत्तीसगढ़ ही आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये वाले आ जाएंगे आपके। फिर उसके बाद पूर्वी क्षेत्रीय परिषद जाते हैं कोलकाता। यहाँ पे कोलकाता कहीं पे मिल जाएगा आपको, यहाँ पे ना कोलकाता। तो इसमें कौन कौन से राज्य, यहाँ पे आ जाएगा बिहार। फिर बिहार का छोटा भाई राजस्थान, झारखंड सॉरी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वेस्ट बंगाल आ जाएगा। फिर यहाँ नीचे उड़ीसा आ जाएगा। और यहाँ ये ऊपर वाला है सिक्किम आ जाएगा। ये पूर्वी हो गया। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में मुंबई, मुंबई इसका मुख्यालय है। तो एक तो गुजरात आ जाएगा, इस यहाँ से महाराष्ट्र आ जाएगा। फिर यहाँ से गोवा आ जाएगा, दादर नागर हवेली दमन द्वीप ही आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, इतना आ गया। ये पश्चिमी था। अब हम आ जाते हैं दक्षिणी। दक्षिणी में चेन्नई, चेन्नई इसकी वो हो जाएगी, क्या बोलते हैं, चेन्नई मुख्यालय। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या आएगा, आंध्र प्रदेश आएगा। फिर यहाँ पे है कर्नाटक आ जाएगा। फिर यहाँ पे है तमिलनाडु आ जाएगा, यहाँ केरल आ जाएगा, और बीच में कहीं 2-3 पुडुचेरी है, वो सब आ जाएंगे। तो ऑलमोस्ट ये पूरा हो गया हमारा। ठीक है गाइस, अब एक चीज हमने यहाँ पे नहीं देखी। अच्छा, लद्दाख भी यहीं पे आ जाएगा आपका उत्तर वाले में, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर लद्दाख एक ही मान लो। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अभी आते हैं पूर्वोत्तर वाली कहानी नहीं है। पूर्वोत्तर के तो एक भी राज्य नहीं आया यहाँ पे। क्यों, क्यों नहीं आया भैया, आना चाहिए था। आइए देखिए क्यों नहीं आया। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक क्षेत्रीय परिषद है जिसमें पूर्वोत्तर के राज्य नहीं आए। क्यों नहीं आए, क्योंकि पूर्वोत्तर के लिए अलग से है पूर्वोत्तर परिषद। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग कहानी को बढ़ाते हैं आगे। नोट लिखा है यहाँ पे। अब देखिए लक्षद्वीप, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार की बात करते हैं, तो ये पूर्वोत्तर में तो आएंगे नहीं, क्षेत्रीय परिषद में हमने देखे नहीं। तो इस ये क्या है, ये जो द्वीप है, द्वीप समूह, उनको उनकी भौगोलिक और सांस्कृतिक विशिष्टता के कारण क्या है, किसी क्षेत्रीय परिषद में नहीं रखा। ठीक है, क्यों, पूर्वोत्तर में दोनों आएंगे नहीं, क्षेत्रीय परिषद में हमने पढ़ा नहीं, तो ये किसी में भी नहीं है। चलो कहानी का तो आगे बढ़ते। परिषदों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, देखिए, देश में एकीकरण की भावना का विकास करना। सब एक है, हम सब एक है। क्षेत्रवाद, भाषावाद जैसी ये सब प्रॉब्लम्स ना आए, क्षेत्रवाद और भाषावाद जैसी ना आए। देश के विभिन्न हिस्से में क्या है, आर्थिक सामाजिक संतुलन को इसकी स्थिति लाना, मतलब आर्थिक सामाजिक संतुलन बना रहे। राज्यों की सीमाओं, अंतर राज्य परिवहन से जुड़े जितने भी विवाद हैं उसका समाधान करना। ठीक है, ये यूपी है, ये बिहार है, इसकी सीमा पर कोई प्रॉब्लम ना है, यहाँ से बस चल के यहाँ पहुंचे तो कोई प्रॉब्लम ना आए, ऐसा कुछ। चलो भैया आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे लिखा है बड़ी विकास योजना है अगर कोई, उसके सफल संचालन के लिए आपसी सहयोग हो। अब बड़ी विकास है तो खाली यूपी में नहीं, सपोज कि बड़ा एरिया ले लिया, यूपी बिहार दोनों में आ जा रही है, छत्तीसगढ़ भी इसमें आ जा रहा है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना है कि विकास योजना ठीक तरह से चल पड़े। अब देखिए ये हमने क्षेत्रीय परिषद देख ली। अब इसमें परिषद, अच्छा यहाँ परिषदों के कार्य भी है कुछ, वर्क्स ऑफ काउंसिल। देखिए प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद जो हमने अभी 5 देखी, उसकी एक क्या है, सलाहकारी निकाय होता है। ये किसी मामले पर विचार कर सकती है जिसमें उस परिषद में भागीदार करने वाले कुछ एक या समस्त राज्य या केंद्र एवं उस परिषद में भागीदारी करने वाले एक अथवा अधिक राज्यों का सामान्य हित होता है। ठीक है, अच्छा ये जो है, यह जो है केंद्र सरकार और प्रत्येक संबंधित राज्य सरकार को सलाह देती है, और ऐसी प्रत्येक मामले पर क्या है, पर क्या कार्रवाई की जानी चाहिए, ये इस तरह की सलाह देती है। ठीक है, विशेष रूप से एक क्षेत्रीय परिषद निम्नलिखित संबंध में विचार कर अपनी सिफारिश प्रस्तुत करती है। किस किस संबंध में विचार करती है भैया, आर्थिक और सामाजिक आयोजना के क्षेत्र में सामान्य हित का कोई मामला हो, सीमा विवाद, भाषाई अल्पसंख्यक, अंतरराज्यीय परिवहन से संबंधित कोई मामला हो, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत क्या है, राज्य के पुनर्गठन से संबंधित या उसके संबंध में उठने वाला कोई मामला हो, तो इसके लिए काम करती है। ठीक है, सिफारिशें देती है। देखिए क्षेत्रीय परिषद की हमने बात कर ली, मतलब घूम फिर के यही है कि राज्यों के बीच में परेशानी ना हो, जो विवाद है उसका समाधान हो, सबको ठीक ठाक चले। पूर्वोत्तर में देख लेते हैं गाइस। पूर्वोत्तर परिषद नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की बात कर लेते हैं यहाँ पे। चलो यहाँ लिखा, संसद द्वारा पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 पारित किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप 1972 में ये परिषद जो है अस्तित्व में आई। इसका मुख्यालय का है शिलोंग। कहाँ पे है, शिलोंग। शिलोंग किसकी राजधानी है, मेघालय की गाइस। अच्छा एक और चीज देखते हैं, तो जब आप पूर्वोत्तर ऐसे करके बनाते हैं, सपोज ये सिक्किम है, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे 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 ऐसे, तो ये है हमारा मेघालय। ठीक है, मेघालय की राजधानी है शिलोंग। यहाँ पे आ जाता है असम। ठीक है, ये वाला
ये मान लेते हैं ऐसे करके अरुणाचल प्रदेश, ये मान लेते हैं नागालैंड, ये मान लेते हैं मणिपुर, ये है आपका मिजोरम और ये वाला हो गया आपका त्रिपुरा। ठीक है, बस इतनी सी बात है, रट लीजिए इसे किसी तरह से, है ना। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, मेघालय ये रहा आपका, इसकी राजधानी शिलोंग, जहां पे इसका क्या है आपका मुख्यालय। अब देखिए प्रारंभ में इस परिषद के 7 सदस्य थे, कौन कौन से? असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, वही 7 सिस्टर्स जो अभी हमने पढ़ी। 2002 में क्या होता है गाइस, इस अधिनियम में संशोधन कर क्या होता है, 8वें सदस्य को जोड़ दिया गया, यानी कि अब सिक्किम भी इसमें आ गया। अब समझिए सिक्किम कहाँ है, हमने ऐसे करके बनाया था ये अपना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक है, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये रहा आपका सिक्किम। ठीक है, ऐसे मान लीजिए ये रहा सिक्किम, वो भी आ जाता है इसमें सन 2002 में, जब इसमें 8वें सदस्य को जोड़ा गया। तो ये था सिक्किम। इस परिषद में 8 राज्यों के राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों के अलावा भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत एक अध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य शामिल हैं। यानी ये रहा आपका परिषद, इसमें ये जो 8 राज्य है उसके सीएम, 8 सीएम, उनके गवर्नर्स 8, राष्ट्रपति ने एक अध्यक्ष रखा और 3 अन्य सदस्य रखे। तो 8 8 16 17 18 19 20 बंदे हो गए इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसे पूर्वोत्तर परिषद भी क्षेत्रीय परिषद के समान ही काम करेगी। इसके अलावा कुछ अन्य विषय हैं जिस पे ये ध्यान देगी, जैसे क्षेत्र की सुरक्षा, लोक व्यवस्था से जुड़े मामले पर सहयोग करना, उठाए गए कदम की समीक्षा करना। ठीक है, क्षेत्र के सभी राज्यों के लिए क्या है, एकीकृत क्षेत्रीय योजना का निर्माण करना और क्या है, क्रियान्वयन। मतलब ये सब राज्य जो है ना, इनके लिए योजनाएं, एकीकृत क्षेत्रीय योजना बनाई जाए, उसका निर्माण किया जाए और उसका क्रियान्वयन सही तरीके से हो, ये भी देखेगी। ठीक है, अच्छा गाइस, बस इतनी कहानी थी। क्वेश्चन आंसर पे हम लोग आ चुके हैं, चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं फिर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है, ये बताना है। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि राज्य विधानमंडल समवर्ती सूची के विषय पर कानून बना सकती है। सही बात है, कोई भी राज्य विधानमंडल मूल अधिकारों को छीनने वाला कानून नहीं बना सकता है, क्योंकि संविधान का आर्टिकल 13(2) में ऐसा लिखा, मतलब ऐसा करने से रोका गया। बिल्कुल सही है, दोनों बातें सही है हमारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है भारत के केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं संविधान के प्रावधानों से, नियोजन ठीक है। ठीक है, तो इसने कहा केंद्र राज्य संबंध जो है प्रभावित होते हैं भारत के किससे। तो देखिए, पहला संविधान के प्रावधानों से होते हैं, बिल्कुल। नियोजन प्रक्रिया से भी होते हैं, राजनीतिक हितों के अंतर्विरोध से भी होते हैं, हुक्म चलाने की इच्छा प्रबलता से भी होते हैं, तब सही होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। इसमें लिखा है दोस्तों कि केंद्र राज्य संबंध से जुड़े उपबंध संविधान के भाग 11 में संघ और राज्य के बीच संबंध शीर्षक के अंतर्गत आते हैं। बिल्कुल सही बात है। भाग 11 में 2 अध्याय हैं। पहले में वित्तीय संबंध बताए गए हैं और दूसरे में प्रशासनिक कार्यकारी संबंध बताए गए हैं। तो ये हो गई कहानी गलत, दूसरी वाली, पहला सही है। अब इसमें लिखा है केंद्र सरकार और राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। तो ये है आर्टिकल 268 से लेकर 268 से लेकर 281 तक। यूपीपीसीएस प्री 2014 में आता है। तो गाइस ये जो चीज है ना, ये बहुत कम आती है। ठीक है, जैसे 2014 में आई है, तो मैंने बहुत जगह ये कहा है कि इस पे ध्यान मत दीजिए। ठीक है गाइस, देखिए आई बहुत कम है ये। तो अगर आपसे याद होती है तो ठीक है, नहीं याद होती है तो भी बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आप कितना रटेंगे, कितना याद कर लेंगे। चलिए, यहाँ पे लिखा है भारतीय संविधान का आर्टिकल 249 संबंधित है। तो यहाँ पे है राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की जो विधायी शक्ति है, यानी कि राज्य सूची के विषय है उस पर संसद कानून बना सकती है, ऐसा कुछ इसमें है। ठीक है, फिर इसमें लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा केंद्र और राज्य के मध्य विषयों के विभाजन हेतु 3 सूचियों का प्रावधान किया गया है। मतलब किस आर्टिकल में 3 सूची के बारे में लिखा गया, तो यह आर्टिकल नंबर 246। भारत के केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं। तो ये आपका आंसर होगा गाइस, संवैधानिक प्रावधान पर, परंपराओं और व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर, सभी सही। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 अनुसूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से
कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? अच्छा, तो गाइस यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल 5 और 46, ठीक है? 246। चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है ये बताना है हमें। तो सिंपल देखते हैं कौन-सा गलत है। देखिए इसमें लिखा है वन्य जीव, जंतुओं और पक्षियों का संरक्षण अवशिष्ट सूची का विषय है, तो गाइस गलत। ये समवर्ती सूची का विषय है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब इसमें लिखा है जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन। विषय किस सूची के अंतर्गत आता है? ओके। तो ये इम्पोर्टेंट भी है दोस्तों और ये समवर्ती सूची के अंदर आता है। निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सम्मिलित नहीं है यानी कि गलत है? ओके। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि पहले है नागरिकता से जुड़े जो विषय है वो संघीय सूची में आते हैं, बिल्कुल सही बात है। जनगणना से जुड़े विषय आपके हमें बताना है कौन सा गलत है, ठीक है? तो जो इसने कहा कि ये राज्य सूची में आते हैं, पुलिस राज्य सूची में आता है, सही है। और जो है सिविल प्रक्रिया संहिता जो है समवर्ती सूची में आता है। तो गाइस ये वाला जनगणना से जुड़े जो विषय है वो राज्य सूची में आते हैं, बस ये हमारा गलत है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है। भाई संघीय राज्य व्यवस्था में क्या सम्मिलित है भाई? तो देखिए पहला संघ और राज्य के बीच संबंध है बिल्कुल, राज्यों के मध्य भी संबंध है बिल्कुल, समन्वय के लिए तंत्र भी है, विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र, ये सारी चीजें हम ये सब पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे लिखा है आर्टिकल 249 खंड का 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा? अच्छा, मतलब किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 13 का आंसर हो जाएगा 1 वर्ष, ठीक है? अब देखिए वे विषय जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं वो है समवर्ती सूची का विषय। अब देखिए केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में आपको इसकी कहानी मिलेगी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इधर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें लिखा है आर्टिकल 249 के तहत पारित संकल्प किसी ऐसी अवधि तक प्रवृत्त रहेगा जो इस संकल्प में निर्दिष्ट की गई हो या परंतु ये अवधि 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी, ठीक है? तो देखिए ये पहला सही है। फिर इसमें लिखा है मतलब जितनी अवधि लिखी है उतने तक के लिए तो होगा, अगर अवधि नहीं लिखी तो 1 वर्ष तक के लिए होगा, उससे ज़्यादा नहीं। ये देखो आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर जो है कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है, तो भैया ये बात भी सही है। चलो, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? ओके, तो ये दोस्तों हमने बहुत बार पढ़ लिया है, भाग 11 में, ठीक है? इसमें लिखा है यदि 2 या अधिक राज्यों के विधानमंडल संकल्प पारित करके संसद से निवेदन करे तो संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकेगी, सही बात है। राज्यों की सहमति से या उसके अनुरोध से बनाया गया कानून केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिनके विधानमंडल ने संसद को कानून बनाने के लिए निवेदन किया है, ये भी सही बात है। अब गाइस मैं ये समझा इसलिए नहीं रही हूँ क्योंकि ये मैं सब समझा चुकी हूँ ऑलरेडी। चलो 19 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? केंद्र सरकार को संविधान के कई अनुच्छेदों में शामिल कई अनुच्छेदों में शक्ति दी गई है कि वे उपयुक्त प्रशासन के संदर्भ में राज्य सरकार को निर्देश दे सके। तो ये बात सही है बिल्कुल ही। और इसमें लिखा है जहां तक प्रशासनिक शक्तियों के राज्य क्षेत्रीय विस्तार की बात है स्वाभाविक तौर पर केंद्र की शक्ति पूरे देश पर लागू होती है, बिल्कुल सही है, जबकि राज्य की शक्ति जो है राज्य क्षेत्र के भीतर रहती है, तो दोनों ही सही है, मतलब 1 और 2 दोनों सही है। चलो अब देखिए भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई है भैया? संसद को दी गई है। अब इसमें मतलब संसद इस पे कानून बना सकती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है? भारत में वित्तीय सौदे पर स्टैम्प शुल्क, ओके, तो इसने कहा कि वित्तीय सौदे पर स्टैम्प शुल्क राज्य सरकार द्वारा लगाया और वसूला जाता है, गलत। फिर है विनियोग संघ सरकार द्वारा किया जाता है, गलत। विनियोजन, सॉरी। अब इसमें लिखा है नेक्स्ट है केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में क्या लिखा है? म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है। म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है, ठीक है? तो देखिए इसमें लिखा है वित्तीय मामले में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। अच्छा, अब लिखा है संघ का कर्तव्य होगा कि वे बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे, बिल्कुल सही है। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है? अच्छा, कि संघ जो है राज्यों की रक्षा करेगी, कहाँ लिखा है? आर्टिकल 255 सॉरी 355 में लिखा है। भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी संविधानेतर और क्या है विधितर संस्थाएं हैं? तो गाइस यहाँ जो आंसर है वो है हमारा
एक मिनट देखिए। देखिए इसमें है राष्ट्रीय विकास परिषद और राज्यपाल सम्मेलन, ठीक है? ये है इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, अब इसका है क्वेश्चन नंबर 25। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है बताना। तो इसमें लिखा है अखिल भारतीय सेवा के चयन और प्रशिक्षण का कार्य केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। सही बात है। इस इन सेवाओं में नियुक्त अधिकारी केंद्र राज्य दोनों सरकारों के अधीन काम करते हैं, ये भी सही है। इन सेवाओं के अधिकारियों का अंतिम नियंत्रण केंद्र सरकार का होता है, ये बात भी सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जाता है। ये है आर्टिकल 265 में। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सरकारी आयोग के सदस्य थे। ठीक है, इनमें से कौन थे, तो इसमें से आपके SR सेन थे दोस्तों। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। तो इसमें लिखा है अखिल भारतीय सेवाएं केंद्र सरकार को राज्यों को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण शक्ति प्रदान करती है। बात सही है। इसलिए केंद्र और राज्य के कार्यों में समन्वय बढ़ाने के लिए कई सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। इन सभी की अध्यक्षता केंद्र के प्रति नेतृत्व द्वारा की जाती है, ये भी बात सही है। अब यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसमें लिखा है आपात उद्घोषणा के समय केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंधों में व्यापक बदलाव आ जाता है, बिल्कुल सही बात है। इसमें लिखा है आर्टिकल 360 के तहत राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते में कटौती करने का निर्देश दे सकता है, ये वाली बात भी सही है। आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है सरकारी आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था। ओके, ये है संघ और राज्य के मध्य संबंधों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है सरकारी आयोग की सिफारिशों का संबंध है। ओके, केंद्र राज्य के पारस्परिक संबंधों से। फिर लिखा है किस आयोग ने स्थायी अंतरराज्यीय परिषद जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती थी की स्थापना का समर्थन किया था। तो यहाँ है सरकारी आयोग, सिंपल आंसर है। अब लिखा है निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं था। ओके, तो यह इंद्रजीत गुप्ता समिति। देखिए सरकारी आयोग था, राजमन्नार भी था, पुंछी आयोग भी था। अब लिखा निम्नलिखित में से कौन अंतरराज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत था। तो ओके, राष्ट्रपति। ठीक है, अब इसमें लिखा निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के आर्टिकल 263 के अधीन अंतर राज्य परिषद की स्थापना करने के लिए सशक्त है। वो है भारत का राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ लिखा निम्नलिखित में से किस एक राज्य की सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन के लिए राजमन्नार समिति की नियुक्ति की थी। तो वो था आपका तमिलनाडु सरकार। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते। इसमें लिखा है निम्नलिखित 1990 में अंतरराज्य परिषद की स्थापना का क्या उद्देश्य था। ओके, संविधान के परिसंघीय उपबंधों को सुदृढ़ करना। ओके, अब यहाँ लिखा है पुंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित है। तो केंद्र राज्य संबंधित से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है कि भारत के संविधान के अधीन अवशिष्ट शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताना है हमको। ठीक है, तो ओके, तो यहाँ पे लिखा है अवशिष्ट शक्तियां संघ की अवशिष्ट शक्तियां जो है संघ की संसद को दी गई हैं, बिल्कुल सही लिखा है। अवशिष्ट शक्तियों के मामले में भारत का संविधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान के अनुसरण करता है, ये गलत है। भारत के संविधान के अनुसूची 7 में अवशिष्ट शक्तियों की सूची दी गई है, बिल्कुल सही लिखा है। नहीं गलत है, ये अवशिष्ट शक्तियों की सूची कहीं नहीं दी गई है। इसमें भारत शासन अधिनियम 1935 में अवशिष्ट शक्ति जो है गवर्नर जनरल के हाथों में सौंप दी गई। ओके, तो गाइस यहाँ पे देखिए 1 और 4 सही है, बाकी गलत है आपके। आगे बढ़ते। अब देखिए लिखा है भारत के किस राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा जो है आपका नियुक्त होते हैं। तो बहुत सिंपल सा आंसर है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अब लिखा है भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत समवर्ती सूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय। ओके, तो गाइस देखिए नागरिकता नहीं है, समवर्ती में नहीं है नागरिकता, तो संसूची में। समवर्ती में आर्थिक और सामाजिक योजना है, ट्रेड यूनियन, औद्योगिक और श्रम विवाद, ये दोनों है। ठीक है, आगे बढ़ते। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या अंतर्विष्ट है, क्या है। तो देखिए संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। तो देखिए ये तो हुई कहानी खत्म चैप्टर की। तो गाइस ये आपका है आंसर की, आप एक बार देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं कि जो आंसर थे वो सही है गलत है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो किससे रिलेटेड है, मुख्य परीक्षा से रिलेटेड है, यूपी पीसीएस में आए हुए हैं सारे, मेंस में
और तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि यार क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। तो गाइस अब जो नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे वो है चैप्टर नंबर 14, जो कि है संघ राज्य क्षेत्र की शासन व्यवस्था, यानी कि गवर्नेंस सिस्टम ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। यानी कि क्या होती है यूनियन टेरिटरी, केंद्र या केंद्र शासित प्रदेश भी हम इसको बोलते हैं। तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो गाइस तब तक के लिए धन्यवाद। फिलहाल अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, एंड चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, एंड शेयर करिएगा अपने दोस्तों में। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो कमेंट करके जो बताएगा। घटना चक्र के लिए मैंने पहले भी बता दिया, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको सब मिल जाएगा, मतलब चैनल की प्लेलिस्ट में आपको सब मिल जाएगा। टेलीग्राम पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला है, वहां से आपको पीडीएफ रिलेटेड हेल्प मिल जाएगी, प्लस व्हाट्सएप नंबर आपके पास है ही, कोई भी हेल्प चाहिए आप वहां पे आइए। ठीक है।